नीरे गा नीरे सा हेलो 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 आपके शहर में हाँ जी पहली बार त्रिशूल बैच जीएसटी का सारे बच्चे फटाफट से लाइक का बटन ठोक दे जी और हर ग्रुप में इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। पहले आते ही लाइक कर दिया करो और तुरंत अपना शेयर का बटन दबाया, अपने अपने स्टेटस पे लगाई, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो कोई भी है। मेरे सरकार आए हैं। वीडियो 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 वाले सारे बच्चे अपने अपने ग्रुप में शेयर करें जी। वीडियो के हर बच्चे के स्टेटस पे इस वीडियो का लिंक लगा होना चाहिए। हाँ जी वीडियो वालों, सारे के सारे बच्चे इसको शेयर करें फटाफट से। हेलो हेलो 1 2 3 माइक चेक है। क्या बात है, वीडियो वाले सारे बच्चे शेयर कर दे इसको। इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को। मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं। वेरी गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? बढ़िया हो? अब बता दो, अब बता भी दिया करो, थोड़ा सा हंस भी लिया करो। हमेशा ऐसे मुंह सुजा के बैठे रहते हो जैसे पता नहीं क्या हो गया, किसी ने मारा है क्या तुम्हें? हैं? थोड़ा स्माइल पास करके दिखाओ, कैसे हंसते हैं बताओ, हंस के दिखाओ थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा 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 सा। ओ माय गॉड, चलो बहुत बढ़िया। वीडियो वालों को वेरी गुड इवनिंग और नॉन वीडियो वालों को वेरी गुड इवनिंग। सबसे बड़ा सस्पेंस ये है वीडियो क्या है, और आज मैं फाइनली वीडियो बता ही दूंगा। मैं नहीं चाहता कि आपके मन में सस्पेंस से बरकरार रहे। तो वीडियो एक नाम नहीं है, वीडियो एक इमोशन है। इस वीडियो का मतलब क्या, तो फाइनली मैं सबको बताना चाहता हूं आज। एक्चुअली अगर मैं वीडियो की बात करता हूं ना, तो जितने भी बच्चे इस टाइम लाइव बैठे हैं, तो मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा इसको सुने कि लास्ट क्लास में हमने सारे आर्टिकल अपने कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। ये तो आज वाली क्लास में हमें क्वेश्चंस करने हैं,
और आज वाली क्लास में हमें यह भी देखना है कि हमें लिखना कैसे है। और आज वाली क्लास में अगर टाइम बचा तो आईबीसी भी आपको इंटरलिंक करवा दूंगा, आईबीसी भी फिल करवा दूंगा, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है जी, चलो आ जाओ फटाफट से, एक बार यहां पे आ जाओ जी फटाफट से। अब एक बार लास्ट क्लास में जो भी हमने कंप्लीट किया था, ठीक है, एक बार फटाफट से हम चेक कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या कंप्लीट किया था। बच्चा कह रहा है ये कोई बात थोड़ा हुई, गाबे के बच्चे हैं, अभी तो कह रहा था वीडियो बताऊंगा, हैं बताते बताते पता नहीं कहां डाइवर्ट हो गया। बताऊंगा, देखो यार वीडियो बताने के लिए थोड़ा सा ना जिगरा चाहिए। वीडियो वीडियो है, आप समझ पा रहे हैं, वीडियो इज वीडियो एंड वीडियो इज वीडियो। आ जाओ मेरे बच्चों, जब भी पालो मेनू, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। इधर देखो ध्यान से रही, अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आओ। अब देखो लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 हमने अपना कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर 1 के आज हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं ताकि तुम्हें अच्छा फील हो चैप्टर नंबर 1 पढ़ने के बाद कि हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। उन क्वेश्चंस को लिखना कैसे है वो भी आज हम देखेंगे। और आज वाली क्लास में चैप्टर नंबर 1 के हम एमसीक्यूज भी बीच में डिस्कस कर लेंगे ताकि उससे हमारे और कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएंगे। बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। आ जाओ सारे बच्चे फटाफट से आओ जी। इधर देखो ध्यान से बेटे, आज आए हैं बच्चे कम। और पता बच्चे कम क्यों आए हैं? मुझे पता है, क्योंकि आज करने हैं क्वेश्चन। बच्चा अगर ऐसी की तैसी, क्वेश्चन तो हमने जिंदगी में कभी नहीं किए, ठीक है। और क्वेश्चन नहीं करते, जो बच्चे क्वेश्चन नहीं करते ना, फिर उनका वही रिजल्ट आता है जो कहते हैं ना सर वो पेपर पूरा किया, वो नंबर मेरे 25 या 30 ही रह गए सर, वो एग्रीगेट नहीं बन रहा, समझ नहीं आ रहा वो गलती कहां हुई। ये वही बच्चे हैं जो आज वाली क्लास में आए नहीं है। आप खुद देखो ना, डेली 1700 1800 बच्चा, आर भाई साहब देख लो 1100 बच्चा, 600 बच्चा गायब। वो बारिश के मजे लूट रहा है, कह रहा प्रोविजन हो गए, क्वेश्चन तो फिर कभी कर लेंगे, क्वेश्चन की दिक्कत थोड़ा है, मेन है प्रोविजन रटना। और ये वही 600 बच्चे हैं, मैं बता रहा हूं, जो एग्जाम के अंदर फिर बाहर आके बोलते हैं सर समझ नहीं आ रहा मेरे नंबर कहां कट रहे हैं। उनको अभी तक पता नहीं लग रही इंपॉर्टेंस क्या होती है क्वेश्चन की, मैं बता रहा हूं सर। फिर बाद में पछताएंगे वो सारे के सारे बच्चे। तो बहुत गलत कर रहे हैं वो, मेरे साथ में गलत नहीं कर रहे, अपने साथ गलत कर रहे हैं और अपने घर वालों के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने आपके ऊपर उम्मीदें लगाई हुई हैं। फायदा ही क्या फिर प्रोविजन करने का, बताओ यार, जब तुम क्वेश्चन ही अटेंड नहीं करोगे, क्या फायदा ऐसे फिर क्वेश्चन करने का, नालायक। चलो जी, आ जाओ एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आओ जी। अब जो भी यहां पे आए हैं तो वो फायदा लेके जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे लाइव आए हैं उनको मिलेगा आज फायदा पक्का। एक बार मेरे को फटाफट से बताओ जी, लास्ट क्लास में हमारा 245 डन, 246 डन, 248 हो गया, 254 हो गया, 265 हो गया, 271, ये सारे के सारे आर्टिकल डन। उसके बाद फिर आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए हमारा हो चुका है, आर्टिकल 269 कैपिटल ए हमारा हो चुका है, आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए जीएसटी काउंसिल वाला, वो भी हमने कल वाली क्लास में कर लिया। आर्टिकल 366 12 ए जीएसटी की डेफिनेशन वाला, वो भी हमने कर लिया जी। आर्टिकल नंबर 270 ये भी कल वाली क्लास में कंप्लीट किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस का। और एक आर्टिकल नंबर 1 जो है इंडिया वाला, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये सारे के सारे आर्टिकल हम अभी तक आने वाली 5 क्लासेस जो हमारी गई हैं उसमें सारा कंप्लीट कर चुके हैं जी। अब एक बार थोड़ा थोड़ा मैं आपको रिकॉल करवाता हूं इन आर्टिकल में हमने क्या किया, क्योंकि आज हमारी चैप्टर नंबर 1 की लास्ट क्लास है विद क्वेश्चंस। तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूं कि हमने क्या किया। 245 का मतलब क्या था? 245 में था एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, कि पार्लियामेंट को जिस मैटर पर भी लॉ लगाने की पावर है वो इंडिया में कहां तक है, वो 245 में। स्टेट असेंबली को जिस मैटर पे लॉ लगाने की पावर है वो कहां तक है, वो 245 में। फिर 246 सब्जेक्ट मैटर, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जहां पार्लियामेंट को लॉ लगाने की पावर है, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जहां स्टेट असेंबली को लॉ लगाने की पावर है, वो सारी की सारी बातें 246 में निकल के आती हैं। 248 अगर कोई मैटर किसी भी लिस्ट में कहीं पर भी कवर नहीं है तो उस पर लॉ बनाने वाला कौन है, वो आर्टिकल नंबर 248 है। 254 अगर पार्लियामेंट और स्टेट के बीच में कंफ्लिक्ट हो गया तो प्रिवेल कौन करेगी, पार्लियामेंट, दैट इज 254। फिर 265 नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, कोई भी टैक्स ना तो लगेगा ना ही कलेक्ट होगा बिना एक्ट के, पहले हमें एक्ट बनाना पड़ेगा फिर वो टैक्स लगेगा फिर वो कलेक्ट होगा, दैट इज आर्टिकल नंबर 265। फिर 271 में क्या लिखा हुआ है? 271 में बात हो रही है सेस और सरचार्ज की, कि लगाने की पावर जो होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है। तो इनकम टैक्स के अंदर भी सेस है और जीएसटी के अंदर भी सेस है, तो पावर जो मिली वो 271 से मिली। फिर
246 कैपिटल है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जन्म हो गया जीएसटी का 246 ए से, माई बाप मम्मी पापा ताऊ चाचा ताई सब कुछ इसके 246 कैपिटल ए हैं। यहां से हमने जीएसटी को जन्म दिया, और जीएसटी को जब जन्म दिया तो 4 तरह का जीएसटी पैदा हुआ, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी और आईजीएसटी। फिर 2 तरह की सप्लाई पैदा हुई, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट। इंट्रा का मतलब क्या तुम सब जानते हो, बताना इंट्रा का मतलब क्या है? वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में है और सेम यूटी में है तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है। वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर वो दूसरी स्टेट में है, दूसरी यूटी में है, दूसरी कंट्री में है, एक स्टेट में, एक यूटी में, सप्लाई टू एससीजेड, सप्लाई बाय एससीजेड, तो वो सारी की सारी सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई होगी। ये सारी की सारी बातें हमने इंट्रा और इंटर सेक्शन 7 और 8 आईजीएसटी एक्ट का, उसमें हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी। फिर एक हमने जीरो रेटेड सप्लाई की डेफिनेशन भी डिस्कस की थी सेक्शन नंबर 16 में। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब क्या होता है कि अगर कोई सप्लाई आपने इंडिया से बाहर की है या आपने सप्लाई की है इंडिया में बट एससीजेड को सप्लाई की है, उसको हम बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। उस केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। फिर उसके बाद एक आर्टिकल 269A किया, बट 246A में एक पॉइंट और पड़ी थी कि जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उस पे जीएसटी अभी एप्लीकेबल नहीं होगा। जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी तब उस पे जीएसटी लगेगा। वो सारी बातें हो चुकी हैं। 269A जो हमारा आईजीएसटी लगा उसकी अपॉर्शनमेंट कैसे होगी? 269A। फिर 279 कैपिटल है, मेरा बच्चा, मेरा भिंडी, मेरा शिमला, मेरा बैंगनी कलर का बच्चा। याद करो 279A में क्या था? जीएसटी काउंसिल। कल दिखाया था ना आपको जीएसटी काउंसिल कितने मेंबर होते हैं? 33। अब 33 में से 2 कौन से होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। 28 कौन से होते हैं? सॉरी 2 कौन से होते हैं? सेंट्रल। और 31 कौन से होते हैं? स्टेट। फिर एक चेयरमैन होगा, फिर उसके बाद एक सेंट्रल गवर्नमेंट का और होगा, फिर आपके 31 स्टेट गवर्नमेंट के होंगे, उसमें से एक वाइस चेयरमैन होगा। याद करो कल वाली क्लास के अंदर। फिर 33 में से कम 50% मेंबर चाहिए कोरम पूरा करने के लिए। 75% वोटिंग चाहिए। बोलो हाँ हाँ। फिर 75 वोटिंग चाहिए। उस 75 वोटिंग में क्या होता है? आपका 1/3 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है और 2/3 जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है। और उम्मीद करूंगा जो घर से मैंने आपको होमवर्क दिए थे नोट्स वाले क्वेश्चन आई थिंक सबके हो चुके होंगे। बोलो हाँ हाँ, बोला करो हाँ। ऐसे ऐसे करते करते ना आप अच्छे लगते हो। इसे थोड़ी सी योगा भी हो जाती है, ये तो कमर तुम्हारी अकड़ जाएगी नालायक। कम से कम ऐसे 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 करते रहा करो, ठीक है? और कभी कभी ऐसे भी कर दिया करो ताकि कमर तुम्हारी सही रहे। सॉरी कमर कह रहा हूं, भगवान झूठ ना बुलवाए, तुम्हारी गर्दन, ठीक है जी। चलो जीरो रेटेड सप्लाई भाई दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर सामान इंडिया से बाहर भेजा एक्सपोर्ट या एससीजेड को भेजा तो उन दोनों सप्लाई को हम बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है? उसके बाद अब फटाफट से आ जाओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। आर्टिकल 366(12) जीएसटी की डेफिनेशन। जीएसटी एक टैक्स है। टैक्स किस पे लगेगा? लेवी किस पे होगा? गुड्स और सर्विसेज पे। उसकी सप्लाई होने पे लगेगा और अल्कोहलिक लीकर की सप्लाई पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये सारी बातें यहां हैं। याद करो आर्टिकल 270 डिस्ट्रीब्यूशन वाला। सारे बच्चे फटाफट से बोलते हैं इनकम टैक्स का रिवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, क्या वो आगे स्टेट को मिलेगा? मिलेगा। कस्टम का रिवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, क्या वो स्टेट को मिलेगा? मिलेगा। अब सीजीएसटी का रिवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, क्या वो स्टेट को मिलेगा? यस मिलेगा। कल वाली क्लास में डिस्कस किया था, आर्टिकल 270 में अमेंडमेंट आई है। फिर जो आईजीएसटी में सीजी वाला हिस्सा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, क्या वो स्टेट को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये भी हमने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था, दैट इज आर्टिकल नंबर 270। फिर हमने आर्टिकल नंबर 1 में इंडिया की डेफिनेशन हमने समझी थी, भाई कितनी स्टेट हैं, कितनी यूटी हैं, कहां तक का पानी हमारा इंडिया है। उसके बाद फिर 200 नॉटिकल माइल्स वाला पानी भी इंडिया है बट ओनली फॉर द ऑयल पर्पस। फिर 200 वाले पानी को हम ओटी कहते हैं, ओटी को हम यूटी कहते हैं। जो 12 वाला पानी है जिस भी नियरेस्ट स्टेट या जिस भी नियरेस्ट यूटी के पास आएगा उसके बेस पे वो जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे। ये सारी बातें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो इसके साथ ही हमारे सारे के सारे आर्टिकल एक बार फिर हमने यहां पर पैक कर दिए जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है साहब? अब ये सारी की सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना अब मैं आपको थोड़ा सा बस आगे लेके जाना चाहता हूं, फिर मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको। अब एक बार यहां पे आ जाओ। ये सारी बातें हमने कंप्लीट की। अब कुछ बातें आपको मैंने कहा था कि आपने घर से पढ़ के आनी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से कोई भी बच्चा घर से पढ़ के आया नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत बिजी हैं, आपके पास बहुत सारे काम हैं, पूरे देश का भार आपने संभाला हुआ है, आपकी डेली प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग्स होती हैं,
आपके पास 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं, आपका बस चले तो आप भगवान से 48 घंटे भी मांग लें, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम जानता हूं। इसलिए मेरे को पता है कि आप घर से पढ़ के आए नहीं होंगे, आपको टाइम मिला नहीं होगा, तो आपका भाई एक बार फटाफट से बता देता है कि घर से हमने क्या होमवर्क दिया था। याद कर, मैंने घर से तुम्हें पढ़ने को कहा था कि कौन कौन से टैक्सेस ऐसे हैं जो सबस्यूम हो चुके हैं। तो आपको मैंने कहा था जब इंडिया में जीएसटी आया नहीं था ना, तो टोटल मिला के 17 तरह के टैक्सेस थे जो सबस्यूम हो चुके थे, जिसमें 9 टैक्स आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के थे और 8 आपके स्टेट गवर्नमेंट के थे। अब 9 टैक्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे वो कौन कौन से थे और 8 आपके स्टेट गवर्नमेंट को जो थे वो कौन कौन से थे, उसकी लिस्ट आपके सामने है। ठीक है, तो यहां पे एक बार चेक करो, देखो 9 सेंट्रल लेवल के कौन कौन से हैं और 8 स्टेट लेवल के कौन कौन से हैं। अब अगर मैं चेक करता हूं, इसके नाम याद करने हैं भाई आपको, सारे बच्चे ध्यान दें, इसके नाम याद करने हैं। हेलो भाई साहब, ओए ओ भिंडी इधर, इसके नाम याद करने हैं। आपको मैं दिखाऊंगा, आपके एग्जाम में कई बार इसमें से क्वेश्चन बन चुका है कि कौन कौन से टैक्सेस सबस्यूम हो चुके हैं और कौन कौन से नहीं हुए हैं। तो सारे अगर याद नहीं कर सकते, कम से कम 5-5 नाम याद होने तो जरूरी है। फिर मत कहना कि सर क्वेश्चन बन गया इतना सिंपल सा और हमें समझ नहीं आ रहा उसमें लिखना क्या है। और आपको मैं दिखाऊंगा अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे, आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, और अभी मैं आपको क्वेश्चन बैंक दिखाऊंगा। आपको भाई साहब क्वेश्चन बैंक देख के मजा आ जाएगा। चैप्टर वाइज तो मैं क्वेश्चन बैंक दूंगा, जीएसटी का दूंगा, फिर मैं इनकम टैक्स का दूंगा, और होपफुली सितंबर के एंड तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक तुम्हारे पास आएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने 1 रुपया नहीं पे करना, बस आपको बदले में कंसीडरेशन इतना सा देना है, जब तुम्हारा रिजल्ट आए और तुम अगर घर में हो या फोन पे हो, अगर तुम्हारे मम्मी पापा की आंखों में आंसू है तुम्हारी वजह से खुशी के, और तुम उनको हक कर रहे हो, वो तुम्हें हक कर रहे हैं, इमोशनल हो तुम, तो एक बार उनको याद करने के बाद थोड़ा सा मैसेज कर देना कि सर जो क्वेश्चन बैंक आपने दिया था या जो त्रिशूल बैच आपने लिया था ना, उस बैच ने कमाल कर दिया, बस उस दिन मेरा पढ़ाया सफल हो जाएगा जी। ठीक है जी, अब मैं तुम्हें एक बार क्वेश्चन बैंक दिखाता हूं जी। अभी ये ऑलमोस्ट, ओहो ये क्या दिखा दिया मैंने तुम्हें बच्चा, अगर ये क्या दिखा दिया, शराब, इसकी बात भी करेंगे आज, इसकी बात भी करेंगे। ये लो जी, तो एक क्वेश्चन बैंक आपका ऑलमोस्ट यहां पे तैयार हो चुका है। सेम इनकम टैक्स का भी बना रहा हूं जी। जो मैंने पहले पिछला क्वेश्चन बैंक दिया था उसको इग्नोर कर दो, उसके अंदर बीच में कुछ एरर्स थे, कुछ गलतियां थी, मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक की रिवाइज कर दिया। पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक की मैं रिवाइज कर रहा हूं, विद अमेंडमेंट्स रिवाइज कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन बैंक को आपने फॉलो करके चलना है। तो आपके सामने क्वेश्चन बैंक है, ये देखो जी। अब इसके ऊपर मैंने ना ऊपर हाईलाइट भी कर दिया कि कौन कौन से इजी क्वेश्चन है। ठीक है जी, फिर कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहां पे मान लो मॉडरेट क्वेश्चन है, फिर कौन कौन से टफ क्वेश्चन है, वो मैंने कैटेगराइज कर दिया। और कमाल की बात, इस क्वेश्चन बैंक में सारे के सारे क्वेश्चन है सीए के एग्जाम में जो बन चुके हैं, सीएमए के एग्जाम में जो बन चुके हैं, सीएस के एग्जाम में जो बन चुके हैं, ठीक है ना, जो सप्लीमेंट्री के अंदर आते हैं, जो रिवीजन टेस्ट पेपर के अंदर आते हैं। भाई साहब मैं कह रहा हूं एग्जामिनर अगर क्वेश्चन देगा भी तो इसके बाहर से नहीं दे सकता, इसमें सारा कंटेंट है। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन बैंक आपके सामने है। जैसे मान लो अब ये कहां पर देखो, ये लिखा देखो, जैसे मान लो ये मॉक टेस्ट पेपर, ये प्रीवियस क्वेश्चन, ये सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर मई 18 के अंदर आया था। ठीक है, जैसे ये एमटीपी के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद जैसे मान लो ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ये सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर क्वेश्चन बना था। तो मतलब ये सारे के सारे क्वेश्चन ना आपके एग्जाम के अंदर बन चुके हैं और एडिशनल क्वेश्चन है। अगर इसको सही ढंग से कर लोगे ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जी। और ये लगा लो हर दूसरे तीसरे दिन मैं तुम्हें चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक अपने ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पे डालता रहूंगा। अभी एक बार चैप्टर वाइज ले लेना, सितंबर के एंड और अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक पूरा क्वेश्चन बैंक बना के तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूंगा। इसको कर लेना, ये बेटे संजीवनी बूटी है। ध्यान रखना, मेरी उम्र ये जीवा पे सरस्वती माता बैठी है, ये संजीवनी बूटी है। अगर ये सारे क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना, मैं दिखा दूंगा इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये मेरा वादा है। बड़ा वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना प्रैक्टिस करते हो जी। अब वो तुम्हारे ऊपर, अभी तो टाइम है, तुम क्वेश्चन कर सकते हो। और एग्जाम से पहले इसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं एग्जाम से पहले भी निकालूंगा। वो एग्जाम से पहले मैं सारे दोबारा से प्रैक्टिस कराऊंगा। बट अभी हमें एक बार सारे देखने हैं क्योंकि अभी थोड़ा बहुत टाइम हमारे पास है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? एमसीक्यूज भी आएगा, बिल्कुल जी, एमसीक्यूज का अलग आएगा जी। एमसीक्यूज का स्कैनर भी बहुत जल्दी टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं, तो एमसीक्यूज भी आप उसके अंदर से कर सकते हो। यार आपको मैंने क्या बोला था, एक बात मैंने आपको बोली थी
कि टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी नहीं है, वो मेरी है। और कुछ बच्चे इस बात को समझते हैं, गाबा सर ने बोल दिया तो हर बार बोलते हैं। ठीक है, जब एक बार कह दिया तो कह दिया बस। और जब मैं अभी इनकम टैक्स कराऊंगा, आपने ऐसा इनकम टैक्स कभी फील ही नहीं किया होगा जो मैं तुम्हें इनकम टैक्स करवा दूंगा। बहुत सारी बातें तुम्हें पता ही नहीं होंगी ना। मैंने कहा ना, बताएगा तो पता लगेंगी। जो आता है वो पढ़ा रहे हैं लोग, जितना आता है उतना पढ़ा दिया, जितना नहीं आता उतना मॉड्यूल में उतना पढ़ाया नहीं। क्या सामने वाले बच्चों को क्या पता लग रहा है? कोई दिक्कत वाली बात हो रहा है। जब पेपर देके बाहर आएगा फिर पछताएगा, भाई साहब क्वेश्चन कहां से आ गया। तो मैं तुम्हें इनकम टैक्स कराऊंगा, उस टाइम तुम्हें फील होगा कि भाई साहब इनकम टैक्स भी ऐसे पढ़ा जा सकता है। अभी तुम सिर्फ जीएसटी के मजे लो। श्रुति फॉलो कर सकते हैं मेरे बच्चे, फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो इधर देखो ध्यान से। अब काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, तुम प्रैक्टिस कर ले। तो तुम्हें ना कितने क्वेश्चंस होंगे, क्या ये हम फॉलो कर सकते हैं? मैंने क्या बोल दिया, जिसके एग्जाम में जीएसटी के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हर एक बच्चा फॉलो कर सकता है। मैंने कहा ना, इसमें बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन है, इससे बाहर से पेपर नहीं बनेगा। और इससे ज्यादा क्या बात बोलूं। और इसमें एमसीक्यूज भी हैं। अब तुम्हें लग रहा है ना, जो बच्चे एमसीक्यूज कह रहे हैं, ये देख लो, ये देख लो एमसीक्यूज, ये लो। इसके बाद तुम्हें एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, और एमसीक्यूज मैं तुम्हें अलग से भी दे दूंगा। भाई तुम प्रैक्टिस करने वाले बनो, मैं सही बता रहा हूं, तुम प्रैक्टिस करने वाले बनो, तुम उसकी टेंशन मत लो। तुम इसको भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, इससे बाहर से तुम कोई क्वेश्चन दिखा देना, फिर मैं तुम्हें बोल दूंगा। तुम प्रैक्टिस तो करो, इसको स्टार्ट तो करो इसको। ठीक है जी, चलो एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। हाँ जी, हाँ जी, आंसर अमेंडेड है जी। शिवाली, इसमें सारे क्वेश्चंस हैं। आपको जब मैंने बोल दिया, देखो ना, इसमें सारे क्वेश्चंस हैं। आप फिर मेरी बात नहीं समझ रहे। इसमें सारे क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे, सब इसमें कंपाइलेशन है। ठीक है ना, तो इसमें सब कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी जो भी इसके अलावा मुझे कुछ भी लगेगा वो मैं करा दूंगा। चलो वापिस आओ यार, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते। अब एक बार यहाँ पे फटाफट से आ जाओ, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब यहाँ पे देखो जी, तो कौन कौन से टैक्स हमारे सब्स्यूम हो चुके हैं? तो 9 टैक्स ये हैं, 8 टैक्स आपके ये हैं। अब देखो 9 टैक्स में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला टैक्स ऑन सेल ऑन परचेज ऑफ न्यूज़पेपर। अब ये सेंट्रल लेवल का है, ये खत्म हो चुका है। पहले लगता था, अब खत्म हो चुका है। फिर एक्साइज ड्यूटी खत्म हो चुकी है, आप सब जानते हो। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगती थी पहले, वो भी खत्म हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, एक्साइज ड्यूटी लगती थी मेडिसिनल और टॉयलेटरीज प्रिपरेशन पे, मतलब उस पे अलग से लगती थी, वो भी खत्म। नॉर्मल एक्साइज ड्यूटी भी खत्म, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी भी खत्म। सर्विस टैक्स खत्म हो चुका है। फिर एक कस्टम के अंदर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती थी, सीवीडी, उसको भी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। सारी सीवीडी खत्म नहीं हुई, कुछ सीवीडी आज भी हैं, बट कुछ सीवीडी खत्म हो चुकी हैं, ये कस्टम के अंदर आती हैं। फिर सेंट्रल लेवल पे कुछ सरचार्ज और सेस थे, वो खत्म कर दिए। कुछ एडिशनल कस्टम ड्यूटी थी, वो खत्म कर दिया। सीएसटी आपका खत्म हो चुका है, बट सीएसटी अल्कोहलिक लिकर पे आज भी है, और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे सीएसटी आज भी है। उनको छोड़ के बाकी सारी आइटम पे सीएसटी खत्म हो चुका है। अब अगर बात करूंगा स्टेट लेवल के टैक्सेस की, तो वैट यहां से खत्म हो चुका है जी। ठीक है, उसके बाद एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, ये खत्म हो चुका है। परचेज टैक्स खत्म हो चुका है जी। लग्जरी टैक्स खत्म हो चुका है। एंटरटेनमेंट टैक्स खत्म हो गया। कुछ लेवल पे एंटरटेनमेंट टैक्स आज भी है, बट बाकी मेजरली वाला खत्म हो गया। एडवर्टीजमेंट पे टैक्स जो था वो खत्म हो गया। स्टेट लेवल पे सेस और सरचार्ज से वो खत्म हो गया। लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग पे जो टैक्स था वो खत्म हो गया, क्योंकि लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग पे आज अपना जीएसटी एप्लीकेबल होता है, बस ये बात ध्यान दो। तो ये टैक्सेस जो है वो सब्स्यूम हो चुके हैं। सब्स्यूम मतलब जीएसटी में मर्ज हो चुके हैं जी। सब्स्यूम का मतलब क्या कि जीएसटी में मर्ज हो चुके हैं, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद जी, अब देखो कौन कौन से टैक्स ऐसे हैं जो जीएसटी में मर्ज नहीं हुए। अब ऐसा नहीं है कि जीएसटी आने के बाद सब कुछ ही मर्ज हो गया, कि भाई ब्रह्मांड में कोई टैक्स बचा ही नहीं है। मैंने कहा ना 17 टैक्सेस खत्म हुए, बाकी तो आज भी है ना। तो कौन कौन से टैक्सेस ऐसे हैं जो जीएसटी आने के बाद अभी बचे हुए हैं? देखो सेंट्रल लेवल पे एक्सपोर्ट ड्यूटी आज भी लगती है। अब बच्चा कहेगा सर एक्सपोर्ट ड्यूटी तो नहीं है, ये बिल्कुल गलत आपने सुना, एक्सपोर्ट ड्यूटी आज भी है। कई आइटम्स ऐसी हैं जिन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। फॉर एग्जांपल, जितनी भी सीन आइटम है उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी है। स्टील पे एक्सपोर्ट ड्यूटी है, लेदर पे एक्सपोर्ट ड्यूटी है। तो बहुत सारी आइटम पे एक्सपोर्ट ड्यूटी आज भी एप्लीकेबल हो जाती है। अदर कस्टम ड्यूटी लाइक एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो आज भी है। सेफगार्ड ड्यूटी हो गया, बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गया जी। फिर एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहलिक लिकर पे लगती है, आपको मैंने पहले भी कहा था अल्कोहल पे एक्साइज ड्यूटी आज भी है।
पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी आज भी, एक्साइज खत्म तो हो गया बट लीकर और पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी आज भी एप्लीकेबल होती है, बस ये पर ध्यान दो। फिर चेक करो स्टेट लेवल में, रोड एंड पैसेंजर टैक्स हो गया, टोल टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, स्टैंप ड्यूटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, मंडी टैक्स हो गया। ये टैक्सेस आज भी एग्जिस्ट करते हैं जीएसटी आने के बाद भी, बस ये पर ध्यान दो। अब बच्चा कह रहा सर क्या हमें इसके नाम याद करने? बिल्कुल करने। आपसे रिक्वेस्ट है, तो बच्चे भी यहां पे लगे हुए हैं, एक बार बंद कर दें इस चैट को, थोड़ा सा रुक जाओ, इधर देख लो क्या करा रहा हूं। यही मेरे से गलती होती है कि बीच में अगर कुछ बात उठा लेता हूं ना, मेरे को पता सब बिफर जाएंगे यहां पे। ठीक है जी। तो एक बच्चा बोला सर काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है? तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो होती है वो कस्टम में होती है, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए गवर्नमेंट वहां पे ड्यूटी एप्लीकेबल करती है, उसको सीवीडी बोलते हैं। सीवीडी कई तरह की होती है, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटी का रेट कितने अलग अलग आइटम पर रेट एप्लीकेबल है? मेरे भाई जो एग्जाम में एक्सपोर्ट ड्यूटी के रेट नहीं तुमसे पूछेंगे रेट कितना है, ठीक है ना। रिवीजन क्लास मैं बता रहा हूं, देखो रेगुलर बैच नहीं है। रेगुलर बैच मैंने कहा ना 130-40 घंटे का जीएसटी पहुंच जाता है, मेरे को 35 घंटे में खत्म करना है। तो अभी अपने दिमाग में ये लेके चलो कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो वो क्या बनेगा, कौन कौन से सबस्यूम हो गए, कौन कौन से नहीं हुए, वो नाम हमें दिमाग में होने चाहिए बस, ठीक है जी। तो ये वाले टेक्स्ट जो है वो सबस्यूम नहीं हुए। अच्छा अब एक बात और सुनना, अब अगर मैं बात करूंगा यहां पे टबैको की, टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट जो हैं इस पे एक्साइज ड्यूटी भी है और इस पे जीएसटी भी है। अगर मैं टबैको और टबैको प्रोडक्ट की बात करूंगा ना, इस पे एक्साइज ड्यूटी भी है और इस पे जीएसटी भी है, डबल टैक्सेशन है। बहुत ध्यान सुना, और अगर टबैको है, टबैको गुड्स है, ओपियम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक्स, इस पे डबल टैक्सेशन है। मतलब इस पे गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी भी एप्लीकेबल करती है, इस पे जीएसटी भी एप्लीकेबल करती है। रीजन क्योंकि गवर्नमेंट इसको डिस्करेज करना चाहती है, इनकरेज करना नहीं चाहती, बस ये पर ध्यान दो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है वो है ये वाला। अब इस पे थोड़ा सा टाइम लगाना। हेलो भाई साहब, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगाना क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकता है, तो बहुत ध्यान से देखना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताओ ऐसे कौन कौन से गुड्स हैं जो जीएसटी से बाहर हैं, वो लिख के आओ। और अगर वो जीएसटी से बाहर हैं तो उनमें कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं वो भी हमें बताओ। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकता है। अब चेक करना, यहां पे सबसे पहले यहां पे निकल के आ रहा है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब एक बात बताओ, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्या इस पे जीएसटी है? नहीं है। बट क्या एक्साइज ड्यूटी है? यस। अच्छा, इस पे एक्साइज सेंट्रल लेवल की लगेगी, स्टेट लेवल की लगेगी? स्टेट लेवल की एक्साइज ड्यूटी लगेगी। आप सब जानते हो अल्कोहलिक लिकर जो है वो स्टेट का मैटर है, सेंट्रल का मैटर नहीं है। तो इस पे जो एक्साइज ड्यूटी हमें एप्लीकेबल करनी है वो स्टेट लेवल की लगानी है। फिर इसकी सेल पे वैट भी लगेगा और अगर दूसरी स्टेट में सेल करोगे तो सीएसटी भी लगेगा। तो ये टैक्सेस जो हैं वो लीकर के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, लीकर पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। जो ओल्ड टैक्सेस हैं वो लीकर के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद बात करूंगा, अब यहां पे देखो रही ओपीएम। अब अगर मान लो ओपीएम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक्स। अब बच्चा कह रहा है ओपीएम क्या होता है? ओपीएम जिस वजह से आज योयो हनी सिंह ने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा कि आज मेरा ये हाल है। अगर आपने सुना हो आजकल योयो हनी सिंह के काफी सारे इंडियन अपने इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं। वो कह रहे तो मैंने 6-7 साल चरस खाई है, अफीम खाई है, ये उसका भुगतान मैं कर रहा हूं जो मुझे बीमारियां हो गई हैं। मैंने कहा ना कई बार इंसान जब ये चीजें ले रहा होता है ना वो एक अलग ही लेवल पे होता है। वो कहता है ना मेरे जैसा कोई नहीं है। तो आज तो वो खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि पिछले 7 साल मैंने कांड किया, उसके चक्कर में मैं आज यहां पे हूं और मैंने वो सारा कुछ छोड़ा क्योंकि मेरे को समझ में आ गया कि उससे कुछ नहीं मिलना मुझे। तो अगर मैं बात करूंगा, अब यहां पे एक बात चेक करना, तो ये आपके सामने देखो जी। पहली बात तो अल्कोहलिक लिकर, देखो लोग बंदा कितना खुश हो रहा है, ये है लिकर। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये बात ध्यान देना, इस अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। लिकर को यहां से बाहर निकाल रखा है। फिर ये देखो री टबैको, टबैको एंड टबैको बेस प्रोडक्ट, ठीक है ना। वो हाँ जी, ए लगा जरा थोड़ा सा, अरे लगा थोड़ा सा, फिर वो ऐसे करके फिर वो ऐसे थोड़ा सा खा ले, जो भी होता है मतलब जो भी आपने देखा होगा। तो टबैको एंड टबैको बेस प्रोडक्ट पे इस पे एक्साइज भी है और जीएसटी भी है जी। उसके बाद ये रहा, ये देखो जी, ये आपके हैं नार्कोटिक्स, होता है ना वो क्या कहते हैं अपना, समझ गए ना। तो उसकी वजह से आज ये हाल हुआ है जी।
और ये मैं नहीं कह रहा, खुद अपने मुंह से वो हनी सिंह कह रहे हैं कि भाई साहब हमारा ये हाल इस चक्कर में हुआ है। ये आपका कौन है, इसको हम बोलते हैं ओपीएम। उसके बाद ये तो चलो लीकर लेके भाग रहा है, देखो जी पुलिस वाला भी देख रहा है, चलो चलने दो। ये आपका हाई स्पीड डीजल हो गया, ये आपका हो गया पेट्रोलियम क्रूड हो गया जी। ये देखो जी, ये इसको वो मत समझ लेना कहीं सोच रहे हो काली मिर्च, ये सोचो सर काली मिर्च तो सर अच्छी होती है, काली मिर्च तो सर खा सकते हैं। बेटे काली मिर्च नहीं है ये अफीम है, ऊपर टांग देगी, हैप्पी हाई कर देगी तुम्हें, हैप्पी हाई दुनिया से ऊपर। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है नीचे। ये गाना उसको देख के ही बना हुआ है कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ऊपर आसमान नीचे। आप समझ सकते हो लिरिक्स कैसे बने होंगे कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे। तो ये करने के बाद ऊपर और आसमान तो नीचे ही आएगा, और आज मैं आगे जमाना है पीछे। तो ये इसको काली मिर्च कोई मत समझ लेना, ना इसको आप ये समझ लेना कि भाई साहब ये तो वो आप क्या कहते हैं उसको जो होती है वो अजवाइन कि तुम्हारा पेट दर्द सही करेगी, ठीक है ना। तो ये जो आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ये गाना इसी के बाद बना होगा, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे कुछ ऐसा ही बना होगा जी, ठीक है जी। तो ये तो आपका पेट्रोल हो गया। तो इन सब केस में आप एक बार चेक करो यहां पे क्या लिखा है। तो देखो ओपियम, ओपियम मतलब अफीम। उसके बाद इंडियन हेम्प, भांग, भांग भांग समझ गए ना, भांग। वो जो बच्चा कहता है सर भांग तो भगवान शिव ने भी पी थी, सर भोलेनाथ भी भांग पीते हैं। बेटे भोलेनाथ तो जहर भी पिया था, पी लो जरा जहर समाज सेवा के लिए, वो नहीं पीना सर। देखो जो भगवान शिव ने पता नहीं भांग पी थी या नहीं पी थी, भगवान भोलेनाथ भी ऊपर बैठ के देख रहे होंगे ये भांग मैंने कब पी थी पार्वती। अब पार्वती कह रही होगी मुझे भी नहीं पता जी, ये तो इनसे ही पूछो जी, ये कह रहे भांग आपने पी थी। तो वो भी कहते होंगे पार्वती मैंने तो जहर भी पिया था। ये नहीं पीते ना जहर, ये बस ये देखते हैं कि क्या बुरी बात है वो ले लो, अच्छी बातें छोड़ दो। वो भोले का वो गाना चलता है, सारे आने भंग पीती राज्य राज्य के, भोले दी बरात चली सज धज के, और सारे आने भंग पीती राज्य राज्य के। तो फिर भाई साहब भोले नाचते हैं। ठीक है नहीं, तो सिंपल सी बात है भाई साहब, जो भोलेनाथ ने पता नहीं किया है नहीं किया, वो भी ऊपर बैठ के सोचते होंगे मैंने किया था नहीं किया था। पार्वती में को याद नहीं आ रहा कि मैंने कुछ ऐसा किया भी था नहीं किया था। चलो फिर वो क्या कह सकते हैं, आजकल हमने भी भगवान को अपने ऐसा बना लिया। भगवान शिव की फोटो देखी है, भगवान शिव की फोटो भाई साहब मैं देख के हैरान हूं, वो हुक्का मारते हुए, भगवान शिव भी यहाँ पे हुक्का मार रहे हैं, ऊपर छल्ले छोड़ रहे हैं। भगवान शिव भी कह रहे होंगे तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमारे टाइम में तो हुक्का था ही नहीं, ये कब मैंने मारा हुक्का। बस वही है, जैसा हमें अच्छा लग रहा है वैसे भगवान शिव को बनाते जा रहे हैं, काम ही खत्म हो रखा है जी। ठीक है जी, चलो तो इधर देखो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो सिंपल सी बात है, ओपियम, इंडियन हेम्प मतलब भांग, और नार्कोटिक्स का मतलब समझ में आ गया। नार्कोटिक्स मतलब जो आपके ड्रग्स होते हैं, ठीक है। नार्कोटिक्स का मतलब आपके जो ड्रग्स होते हैं उसकी बात यहां पे की जा रही है। तो इस पे जीएसटी लगता जा रहा है, इस पे जीएसटी है, और इस पे एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी, आपके एक्साइज ड्यूटी लगेगी, स्टेट लेवल की इस पे एक्साइज ड्यूटी है। बट इस पे कोई भी वैट और कोई भी सीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, इस पे सिर्फ जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी लगती है, वैट और सीएसटी एप्लीकेबल इस पे नहीं होता। उसके बाद 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अपूर्वा करा दूंगा भाई, अभी तो जीएसटी कर ले यार। देखो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारी, और ये ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को लगती है लाइव क्लास की, आधी डिस्टर्बेंस होती है। सर ये भी करा दो, सर वो भी करा दो, ये भी करा दो, तुम्हारा बस नहीं चलता, तुम तो मेरे को साथ बिठा के घर में ही रख लो, मैं भी तुम्हारे रह सकता हूं घर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अभी जो हम कर रहे हैं पहले वो कर लो काम। एक लंबा सांस लो, अब थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, ठीक है जी। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अब इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, बट इस पे एक्साइज लगेगी, इस पे एक्साइज लगेगी सेंट्रल लेवल की, और इस पे आपका वैट भी लगेगा, और इस पे आपका सीएसटी भी लगेगा। फिर जो टबैको और टबैको प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, उस पे आपका यहाँ पे एक्साइज जीएसटी भी लगेगा और एक्साइज भी लगेगा, बट इसमें वैट और सीएसटी नहीं लगेगा। इनको छोड़ के जो भी गुड्स हैं उन पे सिर्फ जीएसटी लगेगा और कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% बन सकता है।
अब एक बच्चा कह रहा है सीएसटी का मतलब क्या होता है, तो सीएसटी का मतलब ये होता है सेंट्रल सेल्स टैक्स। अगर दूसरी स्टेट में सामान बेचते हो तो उसको हम सीएसटी कहते हैं, बस ये पर ध्यान दो। अगर आप दूसरी स्टेट में सामान बेच रहे हो तो वहां पर सीएसटी की बातें होती हैं, अगर सेम स्टेट में सामान बेच रहे हो तो वहां पर वैट की बातें होती हैं, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। सर क्या इसको हम टेबल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं? यस कर सकते हो, बट अगर पैराग्राफ फॉर्म में करोगे छोटे छोटे पैराग्राफ तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर टाइम कम है तो इस तरह से आप टेबल फॉर्म के अंदर भी प्रेजेंट करके आ सकते हो, सब्जेक्ट टू टाइम कि तुम्हारे पास कितना टाइम पड़ा है। बट हाँ, ये क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे पूरे हैं, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद अब अगले पॉइंट पर आओ। देखो री जीएसटी के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। अब जीएसटी के बेनिफिट गवर्नमेंट को अलग हैं, बिजनेसमैन को अलग हैं और कंज्यूमर को अलग है। तो सबसे पहली बात, जीएसटी के बेनिफिट गवर्नमेंट को क्या क्या है? तो पहली बात, यूनिफाइड कॉमन नेशनल मार्केट की ऑल ओवर इंडिया अब मार्केट सेम है, यूनिफाइड मार्केट है, नेशनल मार्केट है, वन नेशन वन जीएसटी है। फिर बूस्ट टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिला, ऑब्वियस सी बात है, जीएसटी आने के बाद हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ा है, ये बेनिफिट हुआ है। फिर मेक इन इंडिया, अब तो मोदी जी बार बार कह रहे हैं मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, वोकल फॉर लोकल, तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिला जीएसटी आने के बाद, ये बेनिफिट हुआ गवर्नमेंट को। इंक्रीज इन रेवेन्यू, आपको मैंने कल भी कहा था 7 साल का एक बच्चा जीएसटी के नाम से पैदा हुआ, 2 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू एक महीने को दे रहा है, और कितना रेवेन्यू गवर्नमेंट को चाहिए, तो इंक्रीज इन रेवेन्यू तो है ही है। सर बिजनेसमैन को क्या क्या फायदा हुआ? सिंपलर टैक्सेशन सिस्टम, पहले नहीं था, अब थोड़ा सा हो चुका है, बट इन्होंने लिखा है भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, हम इनको काटेंगे नहीं। अदरवाइज अभी सिंपलर टैक्सेशन सिस्टम नहीं है, आज काफी सारे कंप्लायंसेस हैं, काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, काफी सारी दिक्कतें हैं, बट कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि सिंपलर। हाँ, अगर मैं पुराने से कंपेयर करूं उससे थोड़ा सा सिंपल है। फिर इजी और लेस कंप्लायंस, आपके कंप्लायंस अब बहुत कम हो चुके हैं, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने में आपको आसानी हो रही है। इंक्रीज इन द रेवेन्यू, आपके बिजनेस का रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ जीएसटी आने के बाद, ये गवर्नमेंट कह रही है, मैं नहीं कह रहा, मुझे मत मारने बैठ जाना, ये गवर्नमेंट ने कहा है कि आपका धंधा बड़ा है पहले से। फिर कंज्यूमर को फायदा क्या क्या हुआ है जी? हाँ नहीं, कंज्यूमर को फायदा क्या क्या हुआ है? रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, भाई जो प्राइस गुड्स और सर्विसेज उसका प्राइस कम हो गया है, कैश कैडिंग कम हो गया, आप सब जानते हो कैश कैडिंग कम हो गया तो ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो ही जाएगा, और जो डबल टैक्सेशन था वो भी कम हो चुका है, तो ये फायदा हुआ कंज्यूमर को। ये सारे के सारे बेनिफिट हैं जो जीएसटी आने के बाद हुए हैं जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? तो फाइनली अब यहां से फिर हमारा आईटीसी का बेस अब स्टार्ट होगा, पर उससे पहले मैं अब फाइनली जो बचे हुए 25 मिनट हैं मैं क्वेश्चंस पे लगाना चाहता हूं। तो जितने बच्चे भी अब यहां पर बैठे हैं अब सारे के सारे 1 बाय 1 क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, किस किस तरह से हमें आंसर लिख के आने हैं। मैं दोबारा पहले ही बोल दूं, लैंग्वेज आप अपनी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कल भी कहा था, मैंने एक मार्कशीट डाली थी जिसके बच्चे के 75 मार्क टेक्स्ट में थे, ठीक है जी। उसने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन की थी, तो उसने कहीं पर भी बेयर लॉ की लैंग्वेज यूज नहीं की, उसने कहीं पर भी बेयर लॉ की लैंग्वेज यूज नहीं की, उसने अपनी खुद की लैंग्वेज यूज की थी, बट उसकी प्रेजेंटेशन जो थी वो बहुत अच्छी थी। तो ये मत सोचना कि सेम लैंग्वेज हमें कॉपी करके आनी है, आप अपनी लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो, बट आपको समझ में आना चाहिए कि लिखना हमें क्या है, ठीक है जी। अब एक बार फटाफट से आ जाओ जी। यूनिफाइड कॉमन नेशनल मार्केट का मतलब ऑल ओवर इंडिया सेम मार्केट है, और कहीं भी जाओ आपको सेम मार्केट मिलेगी, अलग अलग जगह पे अलग अलग टैक्स नहीं है, इसको बोलते हैं यूनिफाइड मार्केट। और स्टूडेंट पहले पढ़, इधर मोटिवेशन देता हूं, अभी दूंगा मोटिवेशन, पहले यहां पर पढ़े एक बार जी, इधर देखो ध्यान से, शुभ सबके लिए है। यहां पे एक बार चेक करो पहला, अब वो कह रहे हैं राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द वेरियस लिस्ट प्रोवाइडेड अंडर 7 शेड्यूल ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। बताओ अब एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, क्या तुम लिख के नहीं आ सकते जी? नहीं, अगर एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन गया तो क्या तुम लिख के नहीं आ सकते क्या? और ये बना हुआ है, ये सारे ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन बन चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम के अंदर, तो ये मत सोचना कि ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ये बन चुके हैं, बनेंगे नहीं, बन चुके हैं क्वेश्चन। अब बताओ इसमें क्या है, कह रहा है 7 शेड्यूल में कितनी लिस्ट है? 3 लिस्ट है जी। अब लिस्ट नंबर 1 यूनियन, लिस्ट नंबर 2 स्टेट, लिस्ट नंबर 3 कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट पे जो मैटर यूनियन लिस्ट में होंगे उस पे लॉ बनाने वाली कौन है? पार्लियामेंट। लिस्ट 2 के मैटर पे कौन है? पार्लियामेंट एंड सॉरी स्टेट असेंबली। लिस्ट 3 के मैटर पे कौन है? पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। और अगर कंफ्लिक्ट अराइज होता है तो पार्लियामेंट जो होगी वो प्रीवेल कर जाएगी एज पर आर्टिकल 254। अब एक क्वेश्चन है जी,
ठीक है, उसके बाद नहीं नहीं राघव तुम मेरे को दिख नहीं रहे यार, तुम नहीं दिख रहे। ठीक है जी, शिवाली कौन कौन से क्वेश्चन लिख रहे हैं वो मैं बताऊंगा, एक बार पहले क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं जी। एक बच्चे का क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन सुनना। बच्चा कह रहा है इतने लिखने के इंस्टीट्यूट नंबर देगा क्या? नहीं, अब तुम चौथी लिस्ट निकालोगे क्या 7th शेड्यूल में? कोई तुम 7th शेड्यूल में कोई चौथी लिस्ट निकालोगे क्या? अरे मेरे नालायक बच्चे, जब लिस्ट ही 3 है इसमें और क्या लिखोगे? सर एक बार आप हमें बोल दो 1.5 पेज भरना है, हम कुछ भी लिखाएंगे। हम क्या करेंगे? जीएसटी की डेफिनेशन लिखाएंगे, हम गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन लिखाएंगे। अब बोलो 1.5 पेज भरना है, वो हमारे ऊपर छोड़ दो, हम कुछ भी लिख सकते हैं। जो मांगा है ना वही लिख के आना है। ये तुम्हारी टेंशन नहीं है, उसने क्वेश्चन ये दिया, ये उसकी टेंशन है, उसने क्वेश्चन ये दिया। 3 लिस्ट है तो 3 ही लिस्ट लिख के आओगे। नालायक बच्चा, अगर इसके नंबर मिलेंगे क्या? इधर देखो ध्यान से, अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। जीएसटी इज ए सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब अगर जीएसटी एक सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर है, इसको जस्टिफाई करो। अब इसके जस्टिफिकेशन में आप क्या लिख के आओगे कि पहली बात जीएसटी एक सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर है। इसको जस्टिफाई में क्या लिख के आओगे कि आप इसके बेनिफिट्स लिख के आओगे, जीएसटी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। कैस्केडिंग कम हो गया, डबल टैक्सेशन कम हो गया, 1 नेशन 1 टैक्स है, कंप्लायंसेस कम हो गए हैं आपके, ठीक, कॉम्प्लिकेशंस कम हो गई हैं आपकी। तो ये सारे बेनिफिट्स लिखने के बाद आप क्या बोलोगे कि जीएसटी जो है वो सिंप्लीफाइड टैक्सेशन सिस्टम है। एक बार चेक करो उसने क्या लिखा है। कह रहा है जीएसटी इज ए सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, द स्टेटमेंट इज जस्टिफाइड। ये स्टेटमेंट जस्टिफाइड है। सिंपलर टैक्स रिजिम विद फ्यूअर एग्जम्पशन, कुछ एग्जम्पशन भी हैं, अलोंग विद रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। देखो मल्टीपल टैक्स खत्म हो गए अंडर जीएसटी, एंड सिंप्लीफिकेशन एंड यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स स्ट्रक्चर। The uniformity in law, procedure and tax rates across the country make doing business easier। देखो वही बात आ गई बेनिफिट वाली, ease of doing business, इन्होंने वही लिखा है, बट इन्होंने क्या किया, इसको पैराग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सर क्या हम पॉइंट्स में लिख के आ सकते हैं? आ सकते हो, आप बिल्कुल पॉइंट्स में लिख के आ सकते हो। पॉइंट्स में लिख के आओगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे, अगर छोटे छोटे पैराग्राफ में लिख के आओगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद जी अगले पॉइंट पर आओ जी। सर जी प्रवीण शर्मा सर और प्रवीण निधन सर की लड़ाई हो गई, तो देख लो उनकी जाके लड़ाई देख लो भाई, पढ़ लो मेरे बच्चे, कुछ नहीं पढ़ा इन लड़ाइयों के चक्कर में। तुम्हें यूट्यूब का ना चस्का लग गया, कुछ बच्चों को तो भाई साहब यूट्यूब का चस्का ही लग गया, मेरे को लग रहा है। सारा दिन यूट्यूब पे बैठ रहे थे, मैं एक बच्चे को देख रहा था, है वो सीएस का बच्चा, हर यूट्यूब चैनल पे है और हर यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर रहा है। और बच्चे भाई साहब फिर मुझे भेजते हैं कि सर जो आप क्लास के अंदर बोलते हो ना, ये देख लो एग्जाम्पल आपके। मैं क्या ही बोलूं बताओ भाई, इनसे बाहर निकल जाओ, कुछ नहीं पड़ा झंझटों में। प्रॉब्लम क्या, आजकल मसाले का जमाना, मसाला चाहिए सबको। एक वीडियो डाल दूंगा ना भी, कोई भी उल्टा सीधा बोल के, कंट्रोवर्सी वाली कुछ भी बोल दूंगा, तुम उसको वायरल कर दोगे, क्योंकि तुम्हें मजा ही उसमें आता है कि कब गाबा सर किसी के बारे में बुरा बोले। बहुत तो भगवान का शुक्र यार 11 साल हो गए मेरे मुंह से आज तक कुछ निकलता नहीं है। क्यों ही बोलना किसी के बारे में यार, अपना काम कर लो, ऑनेस्टी से काम ही खत्म करो यार, अपना बेस्ट ही दे दो बस। तो इन मसालों से बाहर निकल जाओ, तभी रिजल्ट आएगा। वो मजे आते हैं ना थोड़ा, अच्छा हाँ अब आया कुछ मजा, अब थोड़ा एंटरटेनमेंट हुआ, कुछ नहीं पड़ा इन चक्करों में, नहीं आएगा रिजल्ट। ऐसे थोड़ा सा इन चीजों से दूर होना पड़ेगा अगर रिजल्ट लेना है। ऐसे ऑल ओवर इंडिया रैंक नहीं आते, वो देखते भी नहीं यूट्यूब पे क्या चल रहा है, वो सिर्फ रिवीजन क्लास देखते हैं, घर जाते हैं, काम खत्म। वो कमेंट भी चेक, सर जिसका ऑल ओवर इंडिया रैंक आया, मैंने वीडियो बना के डाली, आपने उसका सुना नहीं इंटरव्यू, क्या कह रही है, सर मैं लाइव क्लास में अपने कमेंट ऑफ करके बैठती थी, मैं चेक ही नहीं करती थी, कमेंट देखती नहीं थी, या बाद में क्लास देखती थी। उनको पता है डिस्ट्रैक्शन कैसे खत्म करनी है। और आधे बच्चे यूट्यूब पे चैट ही पढ़ते हैं, क्या लिखा बहन ने, क्या लिखा भाई ने, कौन बिहार का और कौन यूपी का और कौन कलकत्ता का है, नालायक। इधर देखो ध्यान से, अब अगले पॉइंट पर आओ। अब देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ एनी 4 स्टेट लेवीज विच आर सब्सिड्यूट। अब बताओ, अब ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़े जी, अब एक क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है, 4 स्टेट लेवल के टैक्स ऐसे जो सब्सिड्यूट हो चुके हैं, क्या लिख नहीं सकते आप? क्या आप लिख नहीं सकते? मेरे को फटाफट से बताओ जी, जल्दी बताओ कौन कौन से 4 स्टेट लेवल के टैक्स हैं जो सब्सिड्यूट हो चुके हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हो, आपका सरचार्ज जो सेस हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, लॉटरी वाला हो गया, एंट्री टैक्स हो गया, वैट और सीएसटी हो गया,
अब जो उसमें से 8 हैं उसमें से 4 के नाम लिखने हैं, नंबर तुम्हें मिल जाएंगे जी। ठीक है, उसके बाद फिर उसने बोला डिस्कस एनी टू फंक्शन ऑफ जीएसटीएन। अब ये पॉइंट वैसे हमने किया नहीं है, आने वाली क्लासेस के अंदर आपको बताऊंगा कि हमारा जीएसटीएन होता है। जीएसटीएन मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, मतलब जीएसटी पोर्टल। अब जो हमारा जीएसटी पोर्टल है, कमाल की बात देखो, 2 नंबर में क्वेश्चन बने कि उसके 2 फंक्शन लिख दो। मैं कह रहा हूं 2, मैं 10 फंक्शन लिख दूंगा। आज जितने भी जीएसटी में कंप्लायंस होते हैं वो सारे जीएसटी पोर्टल से ही तो होते हैं। रिटर्न भरनी है, आईटीसी क्लेम करना है, मैचिंग करनी है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, ई बिल इशू करना है, सारे के सारे काम जीएसटी पोर्टल से हो रहे हैं। उसने 2 फंक्शन हमसे मांगे हैं कि 2 फंक्शन आप बताओ जी। ठीक है जी, अब देखो यहां पे जी, ये वही रजिस्ट्रेशन, फॉरवर्डिंग द रिटर्न टू सेंट्रल एंड स्टेट, कंप्यूटेशन ऑफ सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी, फिर मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट, उसके बाद प्रोवाइडिंग वेरियस एमआईएस रिपोर्ट। एमआईएस रिपोर्ट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट होती है कि आपके कहां कहां कितना कितना जीएसटी बनता है, कितना कितना जीएसटी आपने दे दिया। फिर प्रोवाइडिंग एनालिसिस ऑफ टैक्स पेयर प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल, ठीक है, एंड रनिंग मैचिंग इंजन फॉर मैचिंग रिवर्सल, मतलब जो भी आईटीसी का रिवर्सल है वो सारा काम किससे होगा, वो ऑब्वियस बात है जीएसटी पोर्टल से होगा। तो ये सारे के सारे फंक्शंस हैं जीएसटी पोर्टल के। फिर डिस्कस एनी 2 सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ जीएसटी। अब खुद बताओ, कह रहे 2 सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ जीएसटी बताओ। 2 सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ जीएसटी क्या बता सकते हो? अभी हमने कितने सारे बेनिफिट किए हैं। गवर्नमेंट को अलग बेनिफिट है, बिजनेसमैन को अलग बेनिफिट है, कंज्यूमर को अलग बेनिफिट है। अगर वो तुम एग्जाम में लिख के आओगे तुम्हें नंबर क्यों नहीं मिलेगा बताओ? मैं तुम्हें फील करवा रहा हूं कि जो 5 लेक्चर हमने त्रिशूल बैच के भी लगाए हैं, आप चेक कर लो, एक एक क्वेश्चन आपका सोल्व हो सकता है इस बैच को देख के भी, जो बच्चा इस बैच को ऑनेस्टी से देख रहा है। तो गवर्नमेंट के अलग हैं, बिजनेसमैन के अलग हैं और आपके कंज्यूमर के अलग हैं। तो वो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कंबाइन कर दिया। मैं कह रहा हूं अगर आप अलग अलग लिख के आओगे तो आपको और अच्छे से नंबर मिलेंगे जो हमने इस नोट्स में लिखे हैं। देखो ये रहे, ये वाले, अगर आप ये अलग अलग लिख के आ रहे हो ना, आपको और अच्छे से नंबर मिलेंगे, क्योंकि हमने यहां पे अलग अलग आइडेंटिफाई किया है कि गवर्नमेंट के बेनिफिट क्या है, बिजनेसमैन के बेनिफिट क्या है और कंज्यूमर के बेनिफिट क्या है। ठीक है जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो यहां पे। फिर ब्रीफली एक्सप्लेन द लेवेबिलिटी ऑफ जीएसटी और अदरवाइज ऑन पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल। अब देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे इस पे लाइबिलिटी बताओ जीएसटी की और अदरवाइज। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो क्या इन पे जीएसटी लगता है? सारे बच्चे बताओ क्या इन पे जीएसटी लगता है? क्या ये पेट्रोलियम क्रूड हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, क्या इस पे जीएसटी है? नहीं है। बट क्या इस पे कोई टैक्सेस लगते हैं? यस। इस पे क्या लगती है? एक्साइज ड्यूटी लगती है, इस पे वैट लगता है, इस पे सीएसटी लगता है। तो ये हमें बता के आना है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि इस पे जो जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। देखो नॉट लेविएबल लगेगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी, बट अभी तक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है और इस पे आपका वैट लगता है जी, इस पे आपका सीएसटी एप्लीकेबल होता है। ये आपको लिख के आना है जी, बताओ। ठीक है जी, वॉइस पूरी है यहां पर, आप अपना वहीं से थोड़ी सी वॉइस वहां से इंक्रीज कर दो, यहां से पूरी है वॉइस। उसके बाद अब देखो जी, अब कह रहे हैं लिस्ट ऑफ एनी 4 सेंट्रल लेवी विच आर सबस्यूम। बताओ, अब 9 टैक्सेस में से 4 टैक्सेस पूछ रहे हैं कि जो आपके सेंट्रल में सबस्यूम हो चुके हैं, सेंट्रल लेवल के। अब जो 9 टैक्सेस आपने पढ़े उसमें से 4 टैक्सेस के नाम लिखने हैं जो सबस्यूम हो चुके हैं जीएसटी में सेंट्रल लेवल के। तो यहां पे आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गया, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, फिर आपका वही काउंटर वैलिंग ड्यूटी हो गया, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी हो गया, सीएसटी हो गया और सेंट्रल लेवल के सरचार्ज और सेस हो गया जो गुड्स और सर्विसेज पे लगते हैं। इनमें से कोई भी 4 नाम आपको मेंशन करके आने हैं। 4 नाम आपको अगर मेंशन करोगे 2 या 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, आपके पक्के हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम के, मैं दोबारा कह रहा हूं, ये सारे के सारे एग्जाम के हैं। इसमें सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम का नहीं है, सब बन चुके हैं जी। उसके बाद देखो जी, अब थोड़ा मॉडरेट लेवल के, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है मेंशन एनी 4 प्रोडक्ट विच आर केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बताओ, अब तुम बता नहीं सकते, ऐसे 4 गुड्स के नाम बताओ जो जीएसटी से बाहर हैं, जिन पे जीएसटी नहीं है। क्या तुम नहीं बता सकते? बताना मेरे को एक बार, सारे बच्चे यहां लिख के बताओ, सारे के सारे बच्चों को लिख के बताओ ऐसे कौन कौन से 4 गुड्स हैं भाई। नहीं बता सकते? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है। फिर आपका मनी और सिक्योरिटी, इन पे कहां जीएसटी है, लिखो यहां पे, लिस्ट बना बना के लिख के आओ पूरी। तो देखो यहां पे जी, एल्कोहलिक लिकर, पेट्रोलियम, मोटर स्पीड, एविएशन, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब यहां पे सेल से है। आप सब जानते हो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर भी जीएसटी नहीं है, रेंटिंग पर है, सेल पर नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, देखो आगे अगला क्वेश्चन, अब कह रहे हैं विद रेफरेंस टू जीएसटी लॉ हाउ डज द न्यू पेमेंट सिस्टम बेनिफिट द टैक्स पेयर एंड द कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट। अब यहां पे बेनिफिट लिखने हैं टैक्स पेयर को जी, और बेनिफिट लिखने हैं कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को। अब ये जो न्यू टैक्स पेमेंट सिस्टम जो इन्होंने, अब न्यू टैक्स पेमेंट सिस्टम का मतलब वही है, अभी हम आगे रख के इसको डिस्कस करेंगे। इसको आप एक बार के लिए पेंडिंग कर सकते हो, जब हम डिस्कस कराऊंगा जीएसटीएन के बारे में। जब हम जीएसटीएन की बात करेंगे ना, तो उसके अंदर पेमेंट सिस्टम है कि हम किस तरह से पेमेंट करते हैं, ठीक है ना। आजकल सारी की सारी पेमेंट ऑनलाइन होती है, तो अब जो न्यू टैक्सेशन पेमेंट सिस्टम है उसके टैक्स पेयर को क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को बेनिफिट्स क्या क्या है। ठीक है जी। देखो यहाँ पे ईज ऑफ पेमेंट, पेमेंट ईजी हो गई, पेपरलेस ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन सारा काम करना है, एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट इश्यू होती है, आपने जैसे ही पेमेंट की आपके पास एक रिसीट आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक चालान, चालान आपका इलेक्ट्रॉनिक कटेगा, ट्रांसपेरेंसी। आपको एक बात बताओ, आज अगर आपने किसी को 10 रुपए का पेटीएम किया, क्या सालों साल आपके पास रिकॉर्ड रहेगा नहीं रहेगा, बताओ जी। मेरे को सारे बच्चे बोल दो, अगर आपने 10 रुपए का पेटीएम किया, क्या सालों साल आपके पास उस पेटीएम का रिकॉर्ड रहेगा नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा जी। तो सिंपल सी बात है, ट्रांसपेरेंसी तो फुल है। जहां कैश होता है वहां ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, जहां कैश नहीं है वहां तो ट्रांसपेरेंसी होगी होगी ना जी। ठीक है जी। पीडीएफ टेंशन मत लो, अभी पीडीएफ मेरे पास, अभी इसमें थोड़ा सा मेरे को चेंजेस करने हैं। ये देखो नीचे जो फोटो लगी पड़ी है उससे वर्ड्स कट रहे हैं, भेज दूंगा, थोड़ा सा विश्वास कर लो, थोड़ा संयम कर लो। मैं कल से ना चैट ही बंद करूंगा, ध्यान रखना, ताकि तुम भी शांति से पढ़ो, मैं भी शांति से पढ़ाऊं, क्योंकि 1 घंटा तो हम मिलते हैं, उसमें 10 मिनट तुम यहां पे लिखते रहते हो। ठीक है जी, क्लियर है जी। अब देखो यहाँ पे बेनिफिट ऑफ कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट को क्या क्या बेनिफिट है, इंस्टेंट रिसीव, जैसे आपने पेमेंट कराई तुरंत सामने वाले बंदे को पैसा मिल गया, टैक्स कलेक्शन, फिर पेपरलेस एनवायरमेंट, ऑटोमेटिक रिकंसिलेशन, मतलब तुम्हें रिकंसिलेशन नहीं करनी, और डिजिटल स्टोरेज, ऑटोमेटिकली सारी की सारी स्टोरेज हो रही है वो डिजिटल बेस पे हो रही है, मैनुअल बेस पे स्टोरेज करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है जी। ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, अब यहां पे देखो इधर उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है एन्यूमरेट एनी 5 मैटर ऑन विच जीएसटी काउंसिल में मेक रिकमेंडेशन अंडर आर्टिकल 279A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक बात मेरे को बता दो जी, ये क्वेश्चन बने सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर एक क्वेश्चन बना हुआ है जी, कह रहा है 5 चीजें बताओ जो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर सकती है। याद करो कल आर्टिकल 279A, अब तुम्हें अगर याद आ रहा हो, तुम भूल जाते हो ना, ये देखो जीएसटी काउंसिल किन किन चीजों पर रिकमेंडेशन दे सकती है, ये देख लो जी। 6 चीजें लिखी हुई हैं, उसने 5 चीजें पूछी हैं, अब ये 6 चीजें लिख के आओ, नंबर क्यों नहीं मिलेंगे जी। आपको मैंने कल भी कहा था, अगर एग्जाम्शन निकालनी है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट पे रेट आईजीएसटी का अपोर्शनमेंट है, कौन सा टैक्स सब्स्यूम करने हैं, ये सारी की सारी बातें बताने वाली कौन है, ये जीएसटी काउंसिल ही तो रिकमेंड करती है। और उसने वही हमसे पूछा कि कोई 4 चीजें जहां पर जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देती है जी। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन की पीडीएफ कहां मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी मेरे बच्चे, खत्म, वो गुम हो गई, नहीं मिल पाएगी भाई, वो लापता हो गई है। नालायक, जब कह रहा हूं भेज दूंगा, पढ़ लो चुप करके। हाँ, उसके बाद देखो जी अगला, अब देखो जी, अब ये आ रहे हैं आपके एमसीक्यूज। अब सारे बच्चे एमसीक्यूज के भी आंसर देंगे जी, जितने बच्चे इस टाइम सामने बैठे हैं सारे के सारे बच्चे एमसीक्यूज के आंसर देंगे। फटाफट से चैप्टर नंबर 1 को फाइनली हम पैक करेंगे विद क्वेश्चन, ताकि कल तो हमारा संडे, कल हमारा ऑफ रहेगा, कल हमारी कोई रिवीजन क्लास नहीं है। मंडे को हम मिलेंगे तो मंडे को हम स्टार्टिंग करेंगे आईटीसी से, ठीक है ना। एक लाइन मैंने कहा था ना, जीएसटी वैल्यू एडिड टैक्स, तो वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब क्या है, तो उसको हम समझेंगे मंडे को, और फिर तुम्हें फील होगा कि जो तुमने आईटीसी अगर पहले पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, बट मैं तुम्हें रिवीजन क्लास में फील करवा दूंगा कि एक्चुअल में आईटीसी होता क्या है। तो बेस तुम्हें समझा दूंगा, आईटीसी का चैप्टर नहीं करवा रहा, चैप्टर होगा बाद में, बट बेसिक तुम्हें समझा दूंगा कि एक्चुअल में आईटीसी क्या होता है। ठीक है, तो वो मंडे से स्टार्ट करेंगे। अब एक बार और पहले पर आओ,
एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बताओ, इस पे क्या क्या लगेगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगेगा और सेल टैक्स और वैट भी लगेगा सेल करने पर, तो पहले का आंसर बनेगा सी। उसके बाद अभी एक रिलेटिव की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा, इसको कर दो पेंडिंग। अभी हमने किया नहीं है कि रिलेटिव की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा, इसको आप पेंडिंग कर सकते हो। आगे टैक्सेस सब्स्यूम अंडर जीएसटी, कौन कौन से टैक्स जीएसटी में सब्स्यूम हो गए? सर्विस टैक्स भी हो गया, लग्जरी टैक्स भी हो गया, वैट भी हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सारे के सारे जीएसटी में सब्स्यूम हो चुके हैं जी। उसके बाद देखो जी, प्रोवाइड दैट नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ, बताओ ये किसमें लिखा हुआ है? ये पॉइंट किसमें लिखा है? नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, आर्टिकल नंबर 265, ये सी में लिखा है जी। आर्टिकल नंबर 265 फोर्थ का बनेगा सी। फिर वेरियस टैक्सेस हैव बीन सबस्यूम इन जीएसटी टू मेक वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट फॉर कंज्यूमर, आउट ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन विच टैक्स हैव बीन सबस्यूम, इसमें से कौन सा टैक्स सबस्यूम हो चुका है? तो बेसिक कस्टम ड्यूटी ये तो नहीं हुई, लॉटरी वाला हो चुका है, एनवायरमेंट टैक्स नहीं हुआ, तो सिर्फ ये वाला टैक्स सबस्यूम हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो फिफ्थ का आंसर बनेगा जी ए, पांचवें का आंसर बनेगा जी ए। ठीक है, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड बेटे। लाइक तो कर दो, आज तो तुमने लाइक भी कम कर रखे हैं और तुम अब कमेंट भी आजकल कम कर रहे हो, नालायक हो तुम बिल्कुल। उसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 6 में बताओ, गुड्स एज पर 252 ऑफ द सीजीएसटी इंक्लूड्स, बताओ गुड्स में क्या क्या आएगा? क्या गुड्स में एक्शनेबल क्लेम आएगा? यस आएगा। क्या गुड्स में ग्रोइंग क्रॉप आएगा? बिल्कुल आएगा जी। तो गुड्स में क्या आएगा? ए 1 एंड 2 दोनों आएंगे, तो 1 एंड 2 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है जी। अगले पॉइंट पर आओ, जीएसटी इज ए, बताओ जीएसटी इज ए ओरिजिन बेस्ड टैक्स, टेरिटरी बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो जीएसटी क्या है? हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जीएसटी। बस ये बात ध्यान देना कि जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन सबस्यूम इन जीएसटी, कौन कौन से टैक्स जीएसटी में सबस्यूम हो चुके हैं? सीएसटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, वैट हो गया, तो सारे के सारे सबस्यूम हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड भाई साहब। ये होता है पार्टिसिपेशन, इसको हम कहते हैं चैप्टर नंबर 1 अच्छे से खत्म हो जाना। अब इसके अंदर कुछ बचा नहीं है, इसने आत्महत्या कर ली है अब जी। उसके बाद देखो जी, फिर जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। टबैको पे तो जीएसटी लगता है, हेल्थ केयर सर्विस पे भी जीएसटी लगता है, कुछ केस में एग्जाम्प्ट है, कुछ केस में लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अगले पॉइंट पर आओ जी, ऑन पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड, नेचुरल गैस, इन पे जीएसटी कब लगेगा? जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी उस दिन से इस पे जीएसटी लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सारे बच्चे बोलो अब तो आने लगा है मजा पढ़ने का। अगले पॉइंट पर आओ, ये तुम बता नहीं पाओगे, मैं तुम्हें बताऊंगा। फर्स्ट कमेटी टू डिजाइन जीएसटी मॉडल वाज हेडेड बाय असीम दास गुप्ता। इसको याद कर लेना। वैसे अभी एक क्वेश्चन एमसीक्यू उसके अंदर बनेगा नहीं, ये पुराने जमाने के अंदर कभी बना था जब जीएसटी नया नया आया था, बट बना था तो मैंने डाल दिया। मैंने कहा इसमें सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, पास्ट ईयर सब कुछ क्वेश्चन इसके अंदर है। तो असीम दास गुप्ता एक कमेटी थी जिसने जीएसटी मॉडल को हेड किया था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉल अंडर स्पेशल कैटेगरी गिवन अंडर 279A। अब कौन सी इसमें स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कवर नहीं है? वैसे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। टोटल जीएसटी में 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, 11। कौन कौन सी आगे जाके बताऊंगा। अभी हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ नहीं है भाई, जेएनके भी है, छत्तीसगढ़ स्पेशल कैटेगरी स्टेट का पार्ट नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, अब नाम से पता लग रहा है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन क्या होती है? मैंडेटरी। मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूं, मैं रिकमेंड कर रहा हूं। रिकमेंड मतलब क्या? मैंडेटरी होता है क्या? ना, रिकमेंडेशन का मतलब होता है एडवाइसरी पावर। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाती है, उसके बेस पे वो काम चलता है। तो रिकमेंडेशन नाम से ही क्लियर है, एडवाइसरी पावर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जी
अब लिस्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द एक्सक्लूसिव पावर राइट टू मेक लॉ। बताओ लिस्ट वन के मैटर में लॉ बनाने वाला कौन है? कम ऑन यार मेरे बच्चों, ओ मेरे बच्चों, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हाँ नोने नोने हैं, क्यूट क्यूट से बच्चे हैं। मेरे को आंसर दे देते हैं, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बोलो फटाफट से। लिस्ट वन के मैटर में लॉ बनाने वाली कौन है? पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो जीएसटी काउंसिल के फंक्शन की बात करता है? बताओ जीएसटी काउंसिल के फंक्शन कहां लिखे हैं? आर्टिकल 279 कैपिटल ए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आगे देखो जी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल का आर्टिकल कौन सा है? ये तो वही ऊपर वाला सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। आर्टिकल 279 कैपिटल ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जी, डैश नोटिफाई द रेट ऑफ सेंट्रल टैक्स टू बी लेविड। अब सेंट्रल टैक्स के रेट नोटिफाई कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। बट मैंने क्या कहा था, किसकी रिकमेंडेशन से? जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो जी अगला, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ जी। नेक्स्ट पॉइंट पे, जीएसटी काउंसिल वुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर। अब जीएसटी काउंसिल में कौन कौन से मेंबर आते हैं? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये तो आता है। फिर मिनिस्टर हु इज इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, ये भी आता है। फिर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट, ये भी आता है। तो सारे के सारे मेंबर जो हैं वो जीएसटी काउंसिल में आते हैं। सो सिंपल, सो इजी। और पालो एक जप्फी, चैप्टर 1 खत्म। ओ मतलब चैप्टर नंबर 1 स्वाहा। 6 क्लास, 6 घंटे, चैप्टर 1 विद क्वेश्चन खत्म, स्वाहा। ठीक है जी, तो अब हम कहानी करेंगे चैप्टर नंबर 2 की मंडे से। थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूं इस वीडियो पर सबसे ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं भी कई ग्रुप में ऐड हूं, मैं भी आपको देखता हूं, आप भी उस ग्रुप में ऐड हो, बट आप ऐसे नालायक बच्चे उस ग्रुप में वीडियो शेयर नहीं करते। आप कोई नहीं, कोई तो देख रहा है ऊपर बैठा हुआ, कोई तो तुम्हें देख रहा है बेटे, ध्यान रखना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। तो फाइनली हमने विद चैप्टर किया। अब सुनो ध्यान से, एक पॉइंट और, ये क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ आज तो नहीं, मैं कल तुम्हारे टेलीग्राम पे डाल दूंगा और अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। आपने ध्यान रखना, इधर देखो ध्यान से, आपने सुनो, एक तो ये वाला क्वेश्चन, इधर देखो ध्यान से, एक ये वाला क्वेश्चन लिख के देखना है। ये वाला जी क्वेश्चन पेज नंबर 3 पे ये क्वेश्चन है, कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी से बाहर हैं, कौन कौन से गुड्स, एक तो ये लिख के देखना है। और दूसरा आपने क्वेश्चन जो लिख के देखना है वो ये वाला है आपका, कहां पे गया, ये रहा, कौन कौन से टैक्सेस स्टेट लेवल के और कौन कौन से टैक्सेस सेंट्रल लेवल के ऐसे हैं जो आपके सबस्यूम हो चुके हैं। ये 2 क्वेश्चन आपको घर से लिख के देखने हैं, बस ये पर ध्यान दो। रोहित, उसमें एक चेयरमैन भी बनता है ना, उसमें एक चेयरमैन भी बनता है। ठीक है जी, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। बस आपने यही क्वेश्चन बैंक पे रिलाई करना है, इसको अच्छे ढंग से कर लो। मैं दोबारा कर रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 2-3 बार इसी को ही कर लेना, तुम्हें हर क्वेश्चन एग्जाम में इसमें देखने को मिल जाएगा, तुम्हारी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, मेरा इतना आपसे बात है। ठीक है, और सारे बच्चे लाइक करके जाओ, हर ग्रुप में शेयर करके जाओ, इंस्टाग्राम पे टैग करो। और थैंक यू सो मच, खुश रहो, आपके चेहरे पे स्माइल हमेशा बनी रहे और ऐसे आप हंसते रहें, जगमगाते रहें, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाते रहें, पॉजिटिविटी फैलाएं, नेगेटिविटी मत फैलाएं और इन चक्रों के अंदर मत पड़े किसी ने क्या बोल दिया। अपना अच्छे से काम करें, जिंदगी एक बार है, दोबारा नहीं मिलती, क्यों किसी को बुरा बोलना, क्यों किसी को बुरा कहना, अपना चलते रहो मस्ती के अंदर। थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू ऑल, बाय बाय।